गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पिछली कक्षा में हमने भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हम योजना आयोग के द्वारा जो भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, उन जलवायु प्रदेशों को डिटेल में पढ़ रहे हैं। जिसमें हमने पहले लेक्चर में, इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसके अंतर्गत 3 जलवायु प्रदेशों को पढ़ लिया था। उसके बाद बाकी के जो प्रदेश है उनको धीरे धीरे जितने एक लेक्चर में हो सकेंगे उनको हम पढ़ते जाएंगे। तो आज हम पहले 3 के बाद जो चौथा जलवायु प्रदेश है, 5वां है, 6ठा है, उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो चौथा जलवायु प्रदेश है उस जलवायु प्रदेश को क्या कहा जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया है वो भारत के भौतिक आधार पर ही किया गया है। जैसे भारत के भौतिक प्रदेशों का जब वर्गीकरण करते हैं हम, तो पाते हैं कि उत्तर का विशाल मैदान भी है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश भी है, और तटीय मैदान भी है, प्रायद्वीपीय पठार भी है, मरुस्थल भी है, ये सब कुछ है, द्वीप भी है। तो उसी आधार पर लगभग उसी तरीके से, जैसे हिमालय का पर्वतीय प्रदेश हम देखते हैं उसमें भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत, तो क्या पाते हैं हम, एक हिमालय प्रदेश है। लेकिन यहाँ पर एक की जगह क्या कर दिया गया, 2, पूर्वी हिमालय कर दिया गया, पश्चिमी हिमालय कर दिया गया। फिर हम उत्तर के विशाल मैदान का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ उत्तर के विशाल मैदान को 4 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के भाग को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। तटीय प्रदेश की बात करते हैं, पूर्व का तट, पश्चिम का तट, तो पूर्व का तट, पश्चिम का तट, इसी तरीके से है। फिर हम मरुस्थल की बात करते हैं, राजस्थान का मरुस्थल, गुजरात का मरुस्थल 2 कर दिया है, गुजरात प्रदेश और द्वीपीय भाग तो है। इस तरीके से 15 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो अब हम जो तीसरा के बाद चौथा जलवायु प्रदेश है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। वो सभी जलवायु प्रदेश जो आज हम पढ़ेंगे वो सभी जलवायु प्रदेश गंगा के मैदान से रिलेटेड है। ठीक है। ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम है, जो तीसरा जलवायु प्रदेश है उसको कहते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऊपरी गंगा मैदान प्रदेश, या गंगा का ऊपरी मैदानी प्रदेश, द अपर गंगा प्लेन रीजन। यह गंगा का प्रदेश है, जो ऊपरी गंगा। अब आप सब समझ सकते हैं, जब हमने अपवाह तंत्र भारत का पढ़ा था, नदियों को पढ़ा था भारत की, तो हमने देखा था कि गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ बहती है और कहाँ जा कर के गिर जाती है। तो उसी के आधार पर इसका वर्गीकरण करना है। ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ऊपरी गंगा का मतलब जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, उद्गम से कुछ किलोमीटर तक का क्षेत्र। मध्य गंगा का मतलब जहाँ गंगा विशाल हो जाती है, बड़ी हो जाती है, पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। निम्न गंगा का मतलब जहाँ गंगा नदी डेल्टाई क्षेत्र बनाती है, वो वाला है। तो इसका विस्तार देख लेते हैं हम। विस्तार देखिए इसका, उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से पश्चिमी यूपी, उत्तर प्रदेश है क्या, उत्तर प्रदेश, कोष्टक में लिख सकते हैं हम, इलाहाबाद तक। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा आता है इसके अंतर्गत। साथ ही साथ इलाहाबाद जो है, जहाँ से आपकी
जो भारत की समय निर्धारक रेखा है, इसको IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको बोलते हैं, वो वाली रेखा जो निकल रही है 82.5 वाली, वहीं पर इलाहाबाद के वहाँ तक इसका विस्तार माना गया है। ठीक है, कहाँ से शुरू है ये? उत्तराखंड के हरिद्वार ज़िले से। ठीक है, वहाँ से उत्तराखंड के हरिद्वार के पिछली तरफ क्या है, वहाँ से वो शुरू हो जाता है पश्चिमी हिमालय वाला प्रदेश। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सतलज यमुना का प्रदेश शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार है। इसका तापमान देख लेते हैं हम। यही तीनों चारों चीज़ों की चर्चा होएगी सभी में। ठीक है, बहुत आसान है ये, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 3-4 बिंदुओं को याद कर लीजिए। कौन कौन से 3-4 बिंदु है? एक तो आप याद कर लीजिए तापमान याद कर लीजिए, एक विस्तार याद कर लीजिए, एक वर्षा याद कर लीजिए, और एक मिट्टी भी याद कर लीजिए, तो कोई फ़र्क नहीं है, यानी कि विशेष में लिख सकते हो आप। ठीक है, कोई खासियत हो वहाँ की तो आप उसको विशेष में लिख सकते हैं, बाकी ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तापमान देख लेते हैं यहाँ पर। जुलाई का तापमान, ये वार्षिक तापमान की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, कौन सा तापमान है? वार्षिक तापमान। जुलाई का वार्षिक तापमान यहाँ पर रहता है, वो रहता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, और जनवरी का जो तापमान औसत रहता है यहाँ पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 15 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर जनवरी का तापमान रहता है। 25 से 35 तक कौन सा रहता है? वो रहता है जुलाई का तापमान। तो तापमान हो गया। इसके बाद वर्षा देख लेते हैं। वार्षिक वर्षा, हमने वर्षा पढ़ी थी, भारत की वर्षा का वर्गीकरण किया था हमने जलवायु मानसून के बाद के चैप्टर में, तो उसी संदर्भ में उसको भी आप याद रखिएगा। देखिए, मैंने आपको जितना भी बतलाया है सब समझाने की कोशिश की है, ना कि मैं आपको रटाया हूँ, ना पढ़ाया हूँ, ना लिखाया हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरी कोशिश आपको समझाने की रही है, और उम्मीद है आप जैसा समझा रहा हूँ वैसा समझ पा रहे होंगे। सिर्फ आपको मैप याद रखना है, उस मैप में कहाँ कहाँ हमने किस तरीके से वर्षा वाले क्षेत्रों को दर्शाया था, उन चीज़ों को आपको याद रखना है। और इस मैप को याद रखने के सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको मैप चाहे जैसा बना लीजिए आपको राज्यों की स्थिति पता होनी चाहिए कि भाई इस राज्य के पास ये राज्य है, और यहाँ पर दक्षिण में ऐसा राज्य है, पश्चिम में ऐसा राज्य। ये सभी राज्यों की स्थिति आपको मालूम होनी आवश्यक है। ठीक है, इस तरीके से आप मैप को दर्शा सकते हैं, मैप को आसानी से समझ सकते हैं। तो वार्षिक वर्षा देखिए यहाँ पर कितने रहेगी। वार्षिक वर्षा यहाँ पर है 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक। ठीक है, 75 से 150 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा यहाँ पर रहती है। ये हम कर देंगे। फिर इसके बाद वार्षिक वर्षा के बाद मैंने क्या बतलाया आपको, 2-3 हो गए। देखिए, विस्तार हो गया, तापमान हो गया, वार्षिक वर्षा हो गई। इसके बाद मैं आपको बताया था कृषि फसलें, क्योंकि हम कृषि जलवायु प्रदेश का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही। यहाँ पर कौन कौन सी फसलें पैदा की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चावल आपको सभी जगह लिख देना है लगभग। चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, ज्वार, तिलहन, दलहन, गन्ना, इसके अलावा आलू और आम। ठीक है, आम ज़रूर लिखना। ठीक है, यहाँ पर आम की खेती भी की जाती है, बड़े बड़े बागान हैं आम के, वहाँ पर आम को भी फसल की जाती है। ठीक है, हालांकि आम ये कृषि नहीं है जो रोज़ाना करे या हर 2-4 महीने में करे। आम की जो कृषि है वो क्या है भाई, आम की जो खेती होती है वो क्या है, पेड़ लगा के छोड़ देते हैं, 8-10 साल में पेड़ में फल आना शुरू
हो जाते हैं। विशालकाय पेड़ होता है, आप सभी जानते हो आम का पेड़ कैसा होता है कैसा नहीं होता। ठीक है, ये कृषि फसलें हैं। फिर इस कृषि फसल के बाद यहाँ पर विशेष क्या है, उस विशेष को लिखेंगे। विशेष क्या है यहाँ पर, विशेष में देखिए यहाँ पर बलुई मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? बलुई, मृण में बोलते हैं, जिसमें मिट्टी की मात्रा ज़्यादा हो, जीवाश्म की मात्रा हो ज़्यादा हो। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी है। इसके अलावा नहरी सिंचाई की समुचित व्यवस्था है। नहरी सिंचाई उन्नत रूप में यहाँ पर की जाती है। नहरी सिंचाई का बोलबाला है क्योंकि निकलती है वहाँ से गंगा नदी, उस गंगा नदी से काफ़ी सारी नहरें निकाली गई है, इस वजह से नहरों के माध्यम से ज़्यादा सिंचाई की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर हरित क्रांति जो थी, हरित क्रांति सफल रही थी, है ना। हरित क्रांति जहाँ जहाँ सफल रही उनमें से एक प्रमुख क्षेत्र ये भी है। आप सभी को मालूम है हरित क्रांति कहाँ सफल रही थी। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव पड़ा था हरियाणा और पंजाब के ऊपर। पंजाब ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया और ये भी हरियाणा और पंजाब की सीमावर्ती क्षेत्र है, इसलिए यहाँ भी हरित क्रांति का अच्छा प्रभाव पड़ा है। तो ये बातें थी ऊपरी गंगा के मैदानी प्रदेश में। आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसको रफ कर देते हैं, हम मिटा देते हैं इसको। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं दूसरा प्रदेश कौन सा है। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रदेश कौन सा है। तो दूसरे प्रदेश के अंतर्गत आता है मध्य गंगा का मैदानी प्रदेश। कौन सा आता है वे? मध्य गंगा का मैदान। द मिडिल गंगा प्लेन रीजन, मध्य गंगा का मैदानी प्रदेश। ठीक है, हमने ऊपरी गंगा का पढ़ लिया। अब इसके बाद नीचे आ रहे हैं थोड़ा, और ये चौथा है, सॉरी दूसरा नहीं है, कौन सा है ये? पांचवा है। योजना आयोग के अनुसार ये पांचवा भारत का कृषि जलवायु प्रदेश है। अब यहाँ का जलवायु देख लेते हैं कैसी है क्या नहीं है। उससे पहले विस्तार हमको देखना होगा, तो विस्तार देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। तो इसका विस्तार मुख्य रूप से जहाँ से जो हमने छोड़ा था उत्तर प्रदेश वाला इलाहाबाद से इसका विस्तार शुरू हो जाता है। फिर ठीक है, कहाँ तक है? बिहार राज्य तक। तो इलाहाबाद लिख सकते हैं आप यहाँ पर, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार राज्य संपूर्ण है इसमें। ठीक है ना, संपूर्ण बिहार, पूरा बिहार वाला क्षेत्र, और इसके अलावा पूर्वी यूपी वाला क्षेत्र, ये मध्य गंगा का मैदान के वाले क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ वार्षिक तापमान देख लेते हैं। वार्षिक तापमान में कोई फेरबदल नहीं है। जितना तापमान ऊपरी गंगा के मैदान में पड़ता है लगभग उतना ही तापमान यहाँ पर पड़ता है, क्योंकि लगभग 2, 4, 5 अक्षांशों का ही अंतर है, ज़्यादा अक्षांशों का अंतर नहीं है। ठीक है, इस वजह से दूसरी बात, ऊपर हिमालय पर्वत है दोनों के ही, इस गंगा के मैदान के ऊपर भी है, उसके ऊपर भी है, तो तापमान में ज़्यादा फर्क नहीं है।
जुलाई वाला जो तापमान है वो कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। और जनवरी वाला जो तापमान है यानी कि सर्दियों में तापमान जो होता है वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड वार्षिक। ठीक है, वार्षिक तापमान याद रह जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 15 से 25, 25 से 15, 25 से 15 कौन, 25 से 35, 25 से 35 जुलाई वाला यानी कि गर्मी में। बहुत ईजी है, जितना ज़्यादा होगा यानी कि गर्मी होगी। तो गर्मी वाला महीना कौन सा होता है अपने भारत में, जुलाई का होता है, जून का होता है। सामान्यतः जुलाई और जनवरी का तापमान ही देखा जाता है। वैसे ठंडे महीने कौन से होते हैं, ठंडा महीना दिसंबर का होता है क्योंकि कर्क रेखा पे 22 दिसंबर को सूरज की स्थिति होती है। और गर्म महीना जून का होता है, 21 जून के दिन कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति होती है, मकर रेखा पे 22 दिसंबर को होती है। लेकिन ठंड और गर्मी का असर जो होता है उसके बाद में होता है। ठीक है, तो ये आपने फिजिकल ज्योग्राफी में शायद आपको पढ़ाया होगा किसी ने, तो ये बात है। नहीं तो फिजिकल ज्योग्राफी में आप पढ़ लीजिएगा, जो तापमान होता है तापमान का असर बाद में होता है। सूरज की किरणें अभी पड़ी, अभी उतना तापमान नहीं रहेगा, इसके बाद सामान्यतः हम देखते हैं ना भाई, कहते हैं ना कि सूरज 12 बजे खोपड़ी के ऊपर हो जाता है, सिर के ऊपर, लेकिन तापमान कब होता है ज़्यादा, 12 बजे नहीं होता, तापमान होता है 2 या 3 बजे। उस समय सर्वाधिक तापमान जो है अंकित किया जाता है तापमापी पर। ठीक है, इसी तरीके से सबसे ज़्यादा जो ठंड होती है वो ठंड होती है सूरज ढलने के बाद, लेकिन सबसे ज़्यादा ठंड महसूस कब होती है, सुबह सुबह। ठीक है, रात को होनी चाहिए ना, रात को इतनी नहीं होती, सुबह इतनी होती है। ठीक है, इसके बाद वार्षिक वर्षा यहाँ पर देखते हैं हम। वार्षिक वर्षा कितनी होती है यहाँ पर, वार्षिक वर्षा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पर, 100 से 150 सेंटीमीटर। वहाँ कितनी थी, वहाँ थी 75 से 150 सेंटीमीटर, यहाँ बढ़कर के कितनी हो गई है, 100 से 150 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्षा वाले क्षेत्र आपको याद रहने चाहिए। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कृषि फसलें कौन कौन सी होती है। तो कृषि फसलें भी लगभग वैसी ही होती है जैसी वहाँ होती है। प्रमुख क्या आ जाएगा, चावल। गेहूँ कहाँ होता है प्रमुख, वहीं पूर्व पश्चिमी यूपी में। यहाँ गेहूँ होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। मक्का, जौ, तिलहन और दलहन, गन्ना यहाँ पर होता है। ठीक है, कौन कौन से, चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, तिलहन, दलहन और गन्ना। ठीक, यहाँ पर इनका उत्पादन किया जाता है। फिर इसके बाद देख लेते हैं, 4 पॉइंट हो गए हमारे, 1 2 3 4। फिर इसके बाद क्या आता है, विशेष। विशेष में सिंपल क्या आ जाएगा भाई, विशेष में यही आ जाएगा कि यहाँ पर जो है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी की क्या है, प्रधानता है। सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, क्योंकि गंगा वाला बीच का क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी तो होनी ही है। खादर और बांगर जिसको बोलते हैं वो वाली मिट्टी, खादर वाली मिट्टी ज़्यादा है, जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक विशेषता है, ये आप इम्पोर्टेंट लिखेंगे, भूमिगत जल, भूमिगत जल की प्रधानता, ये इम्पोर्टेंट है इसके पक्ष में बात, इसीलिए उससे अलग है। भूमिगत जल यानी कि जो भूमि के अंदर वाला जल है उसकी सतह काफ़ी ऊंची है। ठीक है, भूमिगत जल की सतह काफ़ी ऊंची है, यानी कि 20-25 फुट हम खुदाई करेंगे, 20-25 फुट हम अगर पाइप डालेंगे किसी बोरवेल के लिए, तो 20-25 फुट के अंदर ही हमको पानी की आवक हो जाएगी, ज़्यादा पाइप्स डालने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको कहते हैं भूमिगत जल की प्रधानता। अच्छी खासी मात्रा में भूमिगत जल यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रह जानी चाहिए। इसके अलावा कह सकते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है कृषि मामलों में, किस मामले में, कृषि मामले में, हरित क्रांति के मामले में ऊपरी गंगा का जो मैदान है, ऊपरी गंगा का मैदान से क्या है, ये कम विकसित है।
ऊपरी गंगा के मैदान से कम विकसित है क्षेत्र, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ के किसान जो है वो इतने आधुनिक नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी वगैरह खूब होता है, तो उसी परंपरागत तरीके से वो अभी भी कृषि करते हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर पानी की आवक ज़्यादा होती है, जहाँ पर सब सुविधाएं उपलब्ध होती है, तो वहाँ किसान चेंज होना नहीं चाहता, क्योंकि अपने तो खूब हो रहा है, क्या दिक्कत है। तो ये सारी अवधारणाएं होती है, जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर चेंजेस लाने की संभावनाएँ बढ़ती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम प्रगति करें, उन्नति करें। ये सारी धारणाएं होती है। जिस तरीके से वहाँ हुआ है अभी पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर आई है, तो काफ़ी सारी फसलों की वहाँ पर कृषि की जाने लगी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे अगला जो है, ये आपका कौन सा था, ये 5वां था। इसके बाद हम अगले की बात करेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। आप सभी को मालूम होगा अगला क्या आएगा। चलिए देखते हैं अगला। इसके बाद अगला है छठा है निम्न गंगा का मैदान प्रदेश। निम्न गंगा का मैदानी प्रदेश, ठीक है। द लोअर गंगा प्लेन रीजन, ठीक है, निम्न गंगा का मैदानी प्रदेश। इसके अंतर्गत देखिए क्या है, यहाँ पर जो नदियाँ आती है वो डेल्टाई भूमि बनाने का निर्माण कर देती है। पश्चिम बंगाल मुख्य का क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी कृषि की जाती है, तो यहाँ पे एक का ध्यान रखना आप, जूट, ठीक है। जैसे हमने पूर्वी हिमालय प्रदेश में चाय का ध्यान रखा था, पश्चिमी हिमालय प्रदेश में केसर, सेब, नाशपाती वगैरह इनका ध्यान रखा था। गंगा के दोनों मैदानों में हमने चावल का ध्यान रखा था, एक में आम लिखा था हमने, गन्ना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उसका ध्यान रखा था। इसी तरीके से आप एक एक दो फसल पकड़ लेना, ठीक है, कहाँ कौन सी होती है वो ज़रूरी है, ठीक है। अब महाराष्ट्र पढ़ेंगे तो वहाँ कपास का ध्यान रखना आप। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखने हैं। इसीलिए अब सभी में लगभग हमने चावल लिखा है अब तक, सभी में लगभग गेहूँ लिखा है अब तक, तो अलग क्या हुआ, अलग यही हुआ, जो मेजर फसलें हैं, जो मुख्य फसलें हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। बाकी कॉमनली तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, तिलहन दलहन तो ये सब जगह लिख सकते हैं, होती है सब जगह। मुख्य कौन सी है, यहाँ पर जूट आएगी, ठीक है। पश्चिम बंगाल जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत का राज्य है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, ये वाला हो गया, विस्तार देखते हैं इसका विस्तार देखो। पूर्वी बिहार का कुछ क्षेत्र आता है, पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल, कौन से क्षेत्र को छोड़ करके, कौन से क्षेत्र को छोड़ करके, पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र हमने उसमें पढ़ा था पूर्वी हिमालय में, कौन सा था वो, दार्जिलिंग को छोड़कर। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र, उसको भी इसी में शामिल कर लिया जाता है। ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र ये कहाँ है, ये है। अगर आप इसको याद रखना चाहो, लिखना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं याद लिखना चाहो, नहीं याद रखना चाहो तो कोई बात नहीं, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मपुत्र घाटी हालांकि गंगा का मैदान नहीं है, लेकिन फिर भी गंगा के जलोढ़ जो निम्न गंगा वाला मैदान उसकी विशेषता रखता है, इसलिए हमने इसको इसमें शामिल किया है। पूर्वी हिमालय में इसको शामिल नहीं किया है। नक्शे में दर्शाएंगे तो भी अगर आप चाहो तो दर्शा सकते हैं, नहीं चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। माजिद हुसैन ने जो नक्शा दिया है अपनी किताब में, उसमें इसको नहीं दर्शाया गया है। या अन्य जो बुक्स हैं
योजना आयोग के द्वारा जो नक्शा दर्शाया गया है उसमें इनका ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वार्षिक वर्षा देखते हैं, तापमान है पहले। तापमान देखिए यहाँ पर भी लगभग वैसा ही तापमान रहता है, लेकिन थोड़ा तापमान सर्दी में ज़्यादा रहता है। जुलाई का तापमान वही है, जुलाई का तापमान 25 से 35 डिग्री औसतन। लेकिन सर्दियों का जो तापमान है, शीत नहीं, जनवरी का जो तापमान है वो रहता है 18 डिग्री से 25 डिग्री तक। ज़्यादा क्यों हुआ गुरुजी? बात तो माननी है ना, ज़्यादा क्यों हुआ? ज़्यादा होने का कारण यह है कि ये क्षेत्र थोड़ा सा नीचे है, उच्च अक्षांशों में नहीं है, ये निम्न अक्षांशों में आ रहा है। दूसरी बात क्या है कि ये क्षेत्र समुद्र के नज़दीक है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी आ जाती है पास में। तो आपको मालूम है समुद्र के नज़दीक वाले क्षेत्र में तापमान सम पाया जाता है, ऊंचा पाया जाता है, थोड़ा सा सर्दी नहीं पड़ती वहाँ पर, तो इसलिए ऊंचा तापमान है थोड़ा सा। ठीक है ना, ज़्यादा निम्न तापमान यहाँ पर नहीं होता। जुलाई की देख ली हमने, जनवरी की देख लिया हमने। वार्षिक वर्षा, अब बताओ यहाँ पर वर्षा कम होती है कि ज़्यादा होती है भाई? जो बंगाल वाला क्षेत्र है, बिहार वाला क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा कम होती है कि ज़्यादा होती है? यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। तो वर्षा यहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक होती है वार्षिक, तो 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, कितना है? 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला ये क्षेत्र है। तापमान देख लिया, वर्षा देख लिया, अब क्या आएगा? अब इसके बाद 1 2 3, इसके बाद चौथा क्या है? कृषि फसलें। कृषि फसलों में क्या ध्यान रखना है हमको? कृषि फसलों में एक ही चीज़ ध्यान रखनी है हमको, जूट। क्या ध्यान रखना है? जूट। लेकिन यहाँ चावल होता है कि नहीं होता भाई? होता है चावल भी। ठीक है, तो चावल लिखेंगे पहले। और एक बात और ध्यान रखना चावल के संदर्भ में, ये बात भी लिखनी है आपको, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल होता है भारत में। तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो भारत में चावल की 3 किस्में ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोष्टक में लिख सकते हो चावल की 3 किस्में कौन कौन सी होती है बताओ? ओस, अमन, बोरो का यहाँ पर उत्पादन कर लिया। ठीक है, साल में 3 फसल लेना कम बात नहीं है, क्योंकि चावल की फसल को पकने के लिए 4 से 5 महीने की आवश्यकता होती है। लेकिन उसी दौरान 3 फसलें, यानी कि खेत खाली नहीं होने देते, बिल्कुल चावल ही चावल, चावल ही चावल। ठीक है, इसके अलावा जूट लिखेंगे हम यहाँ पर। जूट के अलावा तिलहन लिखेंगे हम, और दलहन भी लिखेंगे, है ना। कुछ दलहन कुछ तिलहन यहाँ पर उत्पादित कर लिया जाता है। चावल और जूट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मक्का भी चाहो तो आप लिख सकते हैं। कृषि फसलें हो गया। इसके बाद विशेष क्या है? विशेष में कुछ नहीं है यहाँ पर। विशेष में सिर्फ आप ये लिखोगे यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता, मिट्टी और डेल्टाई मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। जलोढ़ और डेल्टाई मिट्टी की यहाँ पर क्या पाई जाती है? प्रधानता पाई जाती है। तो देखिए दोबारा देख लेते हैं हम, ये सब कुछ हो गया है। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं? डेल्टाई 1 यहाँ पर पाए जाते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। सघन जनसंख्या का बसाव पाया जाता है, ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम कृषि जलवायु प्रदेशों का बात कर रहे हैं और जनसंख्या कृषि के ऊपर भी निर्भर करती है। तो ये सब चीज़ें। और दूसरी कृषि के संदर्भ में एक लिख सकते हैं यहाँ पर सघन गहन निर्वाह कृषि। कौन सी? चावल प्रधान, वो वाली की जाती है यहाँ पर। तो इतने सारे बिंदु आप जैसे जैसे आपको याद आते जाए वैसे वैसे आप लिख सकते हैं। मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको लिखवा दी है। 6 बिंदु अब तक हो चुके हैं, बाकी बचे कुचे कितने बज रहे हैं? 9 बज रहे हैं अभी तक। तो 9 बिंदुओं को हम आने वाले टाइम पे पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। ये देखिए दोबारा से मैं आपको इसका रिवाइज करा दूँ। निम्न गंगा का मैदान छठा प्रदेश है, योजना आयोग द्वारा भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों को पढ़ रहे थे हम। इसमें इसका विस्तार जो है पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग को छोड़कर केवल
आसाम की ब्रह्मपुत्र घाटी को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। तापमान कितना है गुरुजी? तापमान वही है 25 से 35 जुलाई का है, लेकिन जनवरी का बढ़ जाता है, ठीक है, 18 से 25 हो जाता है। वार्षिक वर्षा थोड़ी ज़्यादा होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक। कृषि फसलें, चावल में 3 फसलें ले ली जाती है, और समन और बोरो। इसके अलावा जूट इम्पोर्टेंट है, मक्का भी लिख सकते हैं हम। इसके अलावा तिलहन और दलहन तो है ही, और विशेष में क्या लिखेंगे? जलोढ़ मिट्टी, डेल्टाई मिट्टी की यहाँ पर प्रधानता पाई जाती है, और सघन जीवन निर्वाह कृषि चावल प्रधान जो होती है वो यहाँ पर की जाती है। उम्मीद है आज का चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले चैप्टर में, जिसमें हम कुछ और जलवायु प्रदेशों की बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।